सोचिए जरा, किसी को एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे दिग्गजों के साथ बैठकर उनकी सफलता के राज जानने का मौका मिले। हम्म। ठीक यही नेपोलियन हिल ने किया था लगभग एक सदी पहले। उन्होंने इन सब से बात करके सफलता का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, जो उनकी किताब द लॉ ऑफ सक्सेस में मिलता है। जी। लेकिन आज का हमारा मिशन सिर्फ इस ब्लूप्रिंट को पढ़ना नहीं है। सवाल ये है कि क्या वो 16 नियम जो फैक्ट्रियों और भाप के इंजनों की दुनिया में लिखे गए थे, वो आज हमारी डिजिटल, एआई ड्रिवन और गिग इकोनॉमी वाली दुनिया में भी काम करते हैं? बिल्कुल। या ये सिर्फ इतिहास की एक दिलचस्प किताब बनकर रह गए हैं? और ये सवाल ही मतलब आज की चर्चा का केंद्र है। ये समझना जरूरी है कि हिल सिर्फ अमीर बनने के नुस्खे नहीं दे रहे थे, वो एक उपलब्धि के दर्शन की बात कर रहे थे। एक फिलॉसफी। हाँ, एक फिलॉसफी जो उन्होंने 500 से ज्यादा कामयाब लोगों के दिमाग को निचोड़ कर तैयार की थी। उनकी कोशिश थी कि सफलता के पीछे के पैटर्न को पकड़कर एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसे कोई भी अपना सके। तो चलिए आज इस सिस्टम का टेस्ट करते हैं। बिल्कुल, और देखते हैं कि ये 21वीं सदी के दबाव और चुनौतियों का सामना कर पाता या नहीं। सही है। तो चलिए इस सिस्टम की बुनियाद से शुरू करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं मानसिकता की नींव या द इनर गेम। हिल का मानना था कि कोई भी चीज हकीकत बनने से पहले वो दिमाग में बनती है। बिल्कुल दिमाग में बनती है। और इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है निश्चित मुख्य लक्ष्य, मतलब एक डेफिनेट चीफ एम। ये नींव का पहला पत्थर है। हिल का तर्क था कि ज्यादातर लोग जिंदगी में इसलिए कहीं नहीं पहुंच पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें जाना कहाँ है। वो एक ऐसी नाव की तरह हैं जिसमें कोई कप्तान नहीं है, जो लहरों के साथ कहीं भी बहती रहती है। जब आप एक स्पष्ट लक्ष्य तय करते हैं तो आपका दिमाग उन अवसरों, लोगों और जानकारी को अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है जो उस लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी हैं। एक तरह का मेंटल जीपीएस बन जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। पर यहाँ पर एक सवाल उठता है, आज के दौर में जहाँ करियर बदलना आम बात है और लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए कहा जाता है, क्या ये एक निश्चित लक्ष्य का आइडिया थोड़ा पुराना और मतलब दबाव डालने वाला नहीं लगता? बहुत अच्छा सवाल है, खासकर उन युवाओं के लिए जो अभी अपनी राह तलाश ही रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ हमें हिल की बात को सही संदर्भ में समझना होगा। निश्चित लक्ष्य का मतलब उम्र भर के लिए एक ही चीज से बन जाना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है किसी एक समय पर अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान एक दिशा में लगाना। ये एक दिशा सूचक यंत्र की तरह है, जेल की सजा की तरह नहीं। आप दिशा बदल सकते हैं, लेकिन बिना दिशा के भटकने से हमेशा बचना चाहिए। और इसी लक्ष्य को पाने का यकीन कहां से आता है? वो आता है दूसरे सिद्धांत से, आत्मविश्वास, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस। सही। एक लक्ष्य बिना आत्मविश्वास के सिर्फ एक ख्वाब है। बिल्कुल। और हिल का आत्मविश्वास बढ़ाने का तरीका भी काफी दिलचस्प है, ऑटो सजेशन, यानी खुद को बार बार सकारात्मक संदेश देना। क्या ये आज के पॉजिटिव अफर्मेशंस जैसा ही है या इसमें कुछ और गहरा है? ये उससे ज्यादा गहरा है। आज के अफर्मेशंस अक्सर मतलब सतही होते हैं। हिल का ऑटो सजेशन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। अच्छा। इसमें अपने लक्ष्य को लिखना, उसे रोज सुबह शाम जोर से पढ़ना और उसे हासिल करने की भावना को महसूस करना शामिल है। ये सिर्फ बोलना नहीं है, ये अपने अवचेतन मन को उस लक्ष्य की हकीकत के लिए रीप्रोग्राम करना है। जब आपका लक्ष्य, आत्मविश्वास और आपकी कल्पना, जो तीसरा सिद्धांत है, एक साथ काम करते हैं, तब आप सिर्फ सपने नहीं देखते, बल्कि उन सपनों का मानसिक ब्लूप्रिंट तैयार करने लगते हैं। तो एक शानदार नक्शा दिमाग में तैयार है, पर अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो वो कहीं नहीं पहुंचेगी। सही बात है। यहीं पर हिल हमें मानसिकता से कर्म की दुनिया में लाते हैं, और यहाँ उनका एक सिद्धांत है जो आज के कॉर्पोरेट कल्चर में सबसे ज्यादा बहस का विषय बन सकता है। उम्मीद से ज्यादा काम करने की आदत। हाँ, द हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन पेड फॉर। और ये सिद्धांत एक दोधारी तलवार की तरह है। पहली नजर में ये शोषक लग सकता है। बिल्कुल। आज जहां क्वाइट क्विटिंग और वर्क लाइफ बैलेंस पर इतनी बात हो रही है, क्या ये सिद्धांत कर्मचारियों के शोषण का एक जरिया नहीं बन सकता? क्या ये बॉस को ये कहने का मौका नहीं देता कि देखो, सफल होना है तो मुफ्त में ज्यादा काम करो? ये एक बहुत ही जायज चिंता है। अगर इसे गलत तरीके से लागू किया जाए तो ये शोषण ही है। लेकिन हिल के दर्शन का सार समझना जरूरी है। क्या था उनका सार? उनका मतलब ये नहीं था कि आप किसी ऐसी कंपनी के लिए मुफ्त में काम करते रहें जो आपकी कदर नहीं करती। उनका तर्क ये था कि अतिरिक्त मील जाना आपके बॉस के लिए नहीं,
बल्कि आपके अपने लिए एक निवेश है। अच्छा, अपने लिए निवेश। हाँ, जब आप उम्मीद से ज्यादा मूल्य देते हैं तो आप दो चीजें बनाते हैं। पहला, एक शानदार प्रतिष्ठा, और दूसरा, ऐसी आदतें और कौशल जो आपको भीड़ से अलग करते हैं। आप अनिवार्य बन जाते हैं। मतलब ये एक तरह का रेप्यूटेशन कैपिटल बनाना है। बिल्कुल सही शब्द। आप अपनी साख बना रहे हैं, और ये सीधे तौर पर पहल और नेतृत्व के सिद्धांत से जुड़ता है। लीडर वो नहीं होते जो सिर्फ दिए गए काम को करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो देखते हैं कि क्या किया जाना चाहिए और उसे कर देते हैं। जब आप उम्मीद से ज्यादा काम करते हैं तो आप अनजाने में ही नेतृत्व की भूमिका निभा रहे होते हैं। सही। लेकिन यहाँ एक संतुलन जरूरी है, जो 7वें सिद्धांत आत्मनियंत्रण से आता है। आपको ये जानना होगा कि कब अतिरिक्त मील जाना है और कब अपनी सीमाएं तय करनी है, ताकि आप बर्नआउट का शिकार ना हो। ये संतुलन बहुत जरूरी है। तो मानसिकता हो गई, कर्म हो गया, लेकिन हिल के हिसाब से सफलता कोई अकेले का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो लोगों की शक्ति यानी द पीपल गेम पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। और यहाँ उनका सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे रहस्यमय सिद्धांत आता है, मास्टरमाइंड। हाँ, मास्टरमाइंड ये हिल के पूरे दर्शन का, कह सकते हैं, दिल है। ये सिर्फ नेटवर्किंग या कुछ स्मार्ट दोस्तों का ग्रुप नहीं है। अच्छा? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हिल का मानना था कि जब 2 या 2 से अधिक दिमाग एक समान उद्देश्य के लिए पूरी सद्भावना और तालमेल के साथ काम करते हैं, तो एक तीसरी अदृश्य और शक्तिशाली माइंड का निर्माण होता है। एक तीसरी माइंड? हाँ, ये समूह की सामूहिक बुद्धि, रचनात्मकता और ऊर्जा है, जो किसी भी व्यक्ति की अकेली क्षमता से कहीं ज्यादा होती है। क्या हम इसे आज की भाषा में एक बेहतरीन टीम, एक स्टार्टअप के को-फाउंडर्स या एक मेंटरशिप ग्रुप कह सकते हैं, या ये कुछ और है? ये उन सभी का मिला-जुला रूप है, लेकिन एक शर्त के साथ, पूरी सद्भावना। पूरी सद्भावना। इसका मतलब है कि समूह में कोई अहंकार, कोई ईर्ष्या या छिपा हुआ एजेंडा नहीं होना चाहिए। हर सदस्य दूसरे की सफलता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो। ये एक ऐसा माहौल बनाता है जहां विचार बिना किसी डर के साझा किए जाते हैं, चुनौतियां मिलकर हल की जाती हैं और हर कोई एक दूसरे को जवाब दे रखता है। हेनरी फोर्ड के पास अपनी मास्टरमाइंड टीम थी, थॉमस एडिसन के पास भी थी। सही बात है, कोई भी बड़ी उपलब्धि अकेले हासिल नहीं की। बिल्कुल। लेकिन ऐसी मास्टरमाइंड टीम बनाने के लिए सही लोगों को जोड़ना भी तो जरूरी है। यहाँ पर शायद उनके दूसरे सामाजिक सिद्धांत काम आते होंगे। बिल्कुल। आप एक मास्टरमाइंड समूह नहीं बना सकते अगर आपके पास मनभावन व्यक्तित्व नहीं है, जिसे वो प्लीजिंग पर्सनालिटी कहते हैं। हाँ, हिल इसे अदृश्य बिजनेस कार्ड कहते हैं। इसका मतलब सिर्फ अच्छा दिखना नहीं, बल्कि आपका रवैया, आपकी आवाज का लहजा, आपकी दूसरों के प्रति सहानुभूति है। और उत्साह भी। वो एक चुंबकीय शक्ति है। यह आपकी ऊर्जा को दूसरों तक पहुंचाता है और उन्हें आपके लक्ष्य की ओर आकर्षित करता है। ये गुण उस गूंद की तरह हैं जो एक मास्टरमाइंड समूह को एक साथ जोड़े रखता है। बिना इनके सहयोग संभव ही नहीं है। तो हमारे पास मानसिकता, कर्म और एक शक्तिशाली टीम है। लगता है सफलता का फॉर्मूला पूरा हो गया, लेकिन हिल यहाँ रुकते नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक और परत जोड़ते हैं जिसे हम नैतिक कंपास या चरित्र की गहराई कह सकते हैं। ये सिर्फ सफल होने के बारे में नहीं है, बल्कि एक सही तरीके से सफल होने के बारे में है। और ये हिस्सा शायद आज सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि आज हम ऐसी कई सफल हस्तियों को देखते हैं जो नैतिक रूप से दिवालियां हैं। हिल का 11वां सिद्धांत है सटीक सोच, यानी एक्यूरेट थिंकिंग। इसका मतलब है तथ्यों को राय से और सच्चाई को अफवाहों से अलग करना। आज की फेक न्यूज और सोशल मीडिया के इको चेंबर वाली दुनिया में तो ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। बिल्कुल। बिना सटीक सोच के हम भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेते हैं। और सटीक फैसले लेने की राह में एक चीज जरूर आती है, असफलता। हाँ। हिल का फेलियर पर जो नजरिया है वो मुझे सिलिकॉन वैली की फेल फास्ट फेल फॉरवर्ड वाली संस्कृति की याद दिलाता है। क्या वो अपने समय से बहुत आगे थे? निश्चित रूप से। 100 साल पहले असफलता को एक कलंक माना जाता था, लेकिन हिल कह रहे थे कि ये सफलता की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। उनका वो मशहूर उदाहरण भी है। जी, हर विपत्ति अपने साथ बराबर या उससे बड़ा लाभ का बीज लेकर आती है। ये मानसिकता में एक क्रांतिकारी बदलाव है। और असफलता को एक अंत के रूप में देखने के बजाय इसे एक फीडबैक के रूप में देखना।
आपकी रणनीति में क्या गलत था, आपको क्या सीखने की जरूरत है, ये सब जानकारी असफलता में छिपी होती है। और जो लोग इससे सीखते हैं वो और मजबूत होकर वापस आते हैं। बिल्कुल। और शायद इस सीखने की प्रक्रिया के लिए खुले दिमाग की जरूरत होती है, जो हमें उनके असहिष्णुता के सिद्धांत पर लाता है। हाँ, असहिष्णुता यानी नए विचारों या अलग लोगों के प्रति पूर्वाग्रह दिमाग के दरवाजे बंद कर देता है। एक बंद दिमाग सीख नहीं सकता, और जो सीख नहीं सकता वो आगे नहीं बढ़ सकता। और इन सब नैतिक सिद्धांतों का शिखर वो है 15वां नियम, स्वर्ण नियम, यानी द गोल्डन रूल। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। जी। ये तो एक धार्मिक या नैतिक उपदेश जैसा लगता है। क्या ये एक व्यवहारिक बिजनेस रणनीति भी है? हिल के अनुसार ये सबसे बड़ी व्यवहारिक रणनीति है। अल्पकालिक सफलता शायद धोखे या स्वार्थ से मिल सकती है, लेकिन दीर्घकालिक और स्थायी सफलता हमेशा विश्वास पर बनती है। और विश्वास इसी सुनहरे नियम का पालन करने से पैदा होता है। जब आपके ग्राहक, आपके कर्मचारी, आपके पार्टनर जानते हैं कि आप हमेशा निष्पक्ष और ईमानदारी से काम करेंगे, तो वे आपके साथ खड़े रहते हैं। आपकी प्रतिष्ठा ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती है। बिल्कुल, ये कोई नैतिक मजबूरी नहीं है, ये एक स्मार्ट, टिकाऊ रणनीति है। तो अगर हम आज की इस पूरी पड़ताल का सार निकालें, तो क्या हम कह सकते हैं कि नेपोलियन हिल के नियम समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं? मेरे हिसाब से ज्यादातर नियम आज भी उतने ही, बल्कि कुछ तो पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक हैं। जैसे एकाग्रता का नियम। एक ऐसी दुनिया में जहां हमारा ध्यान हर सेकंड बटा हुआ है, ये पहले से कहीं ज्यादा कीमती है। सटीक सोच फेक न्यूज के जमाने में एक जीवन रक्षक कौशल है, और मास्टरमाइंड का सिद्धांत डिजिटल सहयोग के युग में नए मायने रखता है। और जो सिद्धांत जैसे उम्मीद से ज्यादा काम करना थोड़े विवादास्पद लगते हैं, उन्हें भी आज के संदर्भ में एक नई समझ के साथ लागू किया जा सकता है। बिल्कुल, औजार बदल गए हैं। हमारे पास असेंबली लाइन की जगह एआई और सोशल मीडिया है, लेकिन इंसान का ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारे डर और हमारे रिश्ते बनाने के तरीके आज भी काफी हद तक वैसे ही हैं। हिल के सिद्धांत इसी ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम को साधने के बारे में। तो संक्षेप में कहें तो सफलता का उनका समीकरण आज भी काम करता है। स्पष्ट उद्देश्य प्लस आत्मविश्वास प्लस अनुशासित कर्म प्लस शक्तिशाली टीम प्लस नैतिक चरित्र। ये एक शक्तिशाली समीकरण है। और यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ने लायक है। हिल का पूरा दर्शन व्यक्तिगत शक्ति और व्यक्ति के सफलता हासिल करने की क्षमता पर बहुत ज्यादा केंद्रित है। हाँ। लेकिन आज हम व्यवस्थागत बाधाओं जैसे आर्थिक असमानता, सामाजिक पूर्वाग्रह के बारे में कहीं ज्यादा जागरूक हैं, जिनके बारे में हिल ने कभी नहीं लिखा। सही बात है। तो आज हमारे लिए यह सवाल खड़ा होता है, हम हिल के व्यक्तिगत शक्ति के इन सिद्धांतों को सिर्फ अपनी निजी सफलता के लिए कैसे इस्तेमाल न करें, बल्कि उन व्यवस्थागत बाधाओं को सामूहिक रूप से चुनौती देने और दूर करने के लिए कैसे लागू करें।